जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता होती है, मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, वो बहुत ही टू द पॉइंट होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे किया और फिल्म पर एक सफेद टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख गई। और डॉक्टर सीधा उस लाइन की तरफ इशारा करके बता देता है कि ये रही दिक्कत। हाँ, और वो कहता है कि इसे ऐसे ठीक करेंगे। मतलब वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। सही बात है, बीच का कोई रास्ता होता ही नहीं है। और सच कहूँ तो ये चीज ना बहुत सुकून देती है। हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना पसंद है। हमें समस्याओं को अलग अलग स्पष्ट खानों में बांटना अच्छा लगता है। लेकिन वो सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित है। एकदम सही, क्योंकि जैसे ही लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और इस आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के विशाल जंगल में कदम रखते हैं, तो सारी स्पष्टता गायब हो जाती है। बिल्कुल। अचानक एहसास होता है कि वो एक्सरे मशीन यहाँ काम करना ही बंद कर देती है। हम एक ऐसे माहौल को देख रहे हैं जो सच कहूँ तो बहुत ही धुंधला, जटिल और उलझा हुआ है। इसे आप ना कॉर्पोरेट की भूल भुलैया कह सकते हैं। यहाँ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बटी होती। हाँ, मतलब हर चीज के अनगिनत ग्रे शेड्स होते हैं। एकदम। जो चीज एक दिन सही मानी जाती है, वही चीज दूसरे दिन बॉस के मूड के हिसाब से गलत हो सकती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, जब चीजें इतनी स्पष्ट नहीं हैं, तो इस ग्रे और धुंधली भूल भुलैया में एक आम इंसान सर्वाइव कैसे करे? आज हम इसी पहेली को डिकोड करेंगे। आज सुबह ही मैं संदीप दास की किताब हैक्स फॉर लाइफ एंड करियर के कुछ अंश पढ़ रहा था। अच्छा, संदीप दास की किताब? हाँ, और सच कहूं तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब ये किताब किसी आदर्श दुनिया की बात नहीं करती। तो फिर किस बारे में है ये? ये उन व्यावहारिक और थोड़े व्यंग्यात्मक तरीकों को सामने लाती है जिनसे आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं। इसके अंदर अपना रास्ता कैसे बनाना है। और यही आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी है। हम उन असल कॉर्पोरेट सर्वाइवल टैक्टिक्स को खोजना चाहते हैं जिनकी मदद से एक युवा पेशेवर अपनी जगह बना सकता है। बिल्कुल, न सिर्फ जगह बनाना बल्कि आगे भी बढ़ना। हाँ, मतलब एक अचूक रिज्यूमे बनाने से लेकर ऑफिस के टॉक्सिक बॉस को हैंडल करने तक और भविष्य के उस रोबोटिक ऑफिस के लिए खुद को तैयार करने तक हम सब कवर करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर गहराई से समझते हैं। कॉर्पोरेट राजनीति का हिस्सा बनने से पहले ना उस दरवाजे के अंदर कदम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है रिज्यूमे और इंटरव्यू की दुनिया। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि रिज्यूमे के कुछ बहुत ही कड़े और अलिखित नियम हैं जो हमें कभी कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। हाँ, और उन अलिखित नियमों में सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच ये है कि कोई भी एचआर पेशेवर किसी रिज्यूमे को ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड तक ही देखता है। रुकिए, सिर्फ 45 सेकंड? हाँ, कई बार तो ये समय इससे भी कम होता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्या सच में सिर्फ 45 सेकंड में किसी की बरसों की मेहनत को आंका जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। किसी ने रात रात भर जागकर असाइनमेंट किए हैं और आप उसे 45 सेकंड में रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो किसी इंसान के पूरे करियर को फास्ट फूड के विज्ञापन की तरह देखना हो गया। यह भले ही कठोर लगे, लेकिन हमें इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना होगा। आज के समय में विशेष रूप से रिक्रूटर्स के पास ध्यान देने की क्षमता बहुत कम हो गई है। वो भी है, उनके पास तो हजारों एप्लीकेशंस आती होंगी। बिल्कुल। जब इनबॉक्स में एक ही पद के लिए 3000 आवेदन आते हैं, तो वे हर रिज्यूमे को किसी उपन्यास की तरह नहीं पढ़ सकते। तो फिर किताब इसके लिए क्या हैक बताती है? किताब का सबसे पहला नियम यह है कि आपका रिज्यूमे हमेशा हर हाल में सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। सिर्फ 1 पेज? लेकिन लोगों के पास तो बताने को इतना कुछ होता है। यही तो कैच है। लेखक याद दिलाते हैं कि अगर स्टीव जॉब्स जैसे इंसान का रिज्यूमे भी 1 ही पेज का हो सकता है। उनका भी 1 पेज का था। हाँ, तो फिर हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके अलावा जानकारी को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में रखना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत के घटते क्रम में? एकदम सही। इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी और सबसे अहम उपलब्धि सबसे पहले दिखनी चाहिए। उनका दिमाग सिर्फ कीवर्ड्स और इम्पैक्ट खोजता है। अच्छा, इसे थोड़ा उदाहरण से समझाइए। देखिए, अगर कोई लिखता है मैं मार्केटिंग टीम का हिस्सा था और मैंने अपने दैनिक कार्य पूरे किए, तो ये बहुत कमजोर है। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही आम सी बात हो गई। लेकिन इसकी जगह अगर लिखा हो मैंने 50 लोगों की टीम का नेतृत्व किया और 6 महीने में रेवेन्यू 20% बढ़ाया, तो यह तुरंत ध्यान खींचता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस।
अगर मैं ऐसे अपनी तरह से समझूं तो ये कुछ एक फिल्म के ट्रेलर जैसा है ना? हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लाइक ट्रेलर में आपको पूरी कहानी या हीरो का बचपन बताने की जरूरत नहीं होती, आपको बस सबसे बेहतरीन एक्शन सीन और दमदार डायलॉग दिखाने होते हैं। बिल्कुल, ताकि फिल्म देखने की दिलचस्पी पैदा हो। हाँ, क्योंकि अगर ट्रेलर उबाऊ है तो कोई टिकट खरीदकर फिल्म देखने नहीं जाएगा, भले फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एकदम सही, आपको बस उस इंटरव्यू की कुर्सी तक पहुंचना है। आपका रिज्यूमे सिर्फ वो ट्रेलर है जो आपको कमरे के अंदर ले जाता है। और फिर असली पिक्चर इंटरव्यू में शुरू होती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जब आप उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो एक और बहुत बड़ा मिथक टूटता है। कौन सा मिथक? अक्सर युवाओं को लगता है कि उनके पास कोई एक अनोखी खासियत होनी चाहिए, जिसे कॉर्पोरेट में स्पाइक कहा जाता है। हाँ, हमें कॉलेज में हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपनी एक यूएसपी खोजो, लाइक कोई कोडिंग का भगवान बन जाए। बिल्कुल। तो क्या ये यूएसपी वाली बात गलत है? पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन असलियत में अधिकांश कॉर्पोरेट भूमिकाओं में हर काम में थोड़ा थोड़ा सक्षम होना ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, जिसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। हाँ, कॉम्पिटेंट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसके पीछे का कारण यह है कि बिजनेस का माहौल बहुत तेजी से बदलता है। वो तो है, तकनीक और बाजार रातों रात बदल जाते हैं। तो कंपनियां ऐसे लोग चाहती हैं जो जरूरत पड़ने पर खुद को ढाल सकें। अगर कोई सिर्फ एक चीज में माहिर है और कल को रणनीति बदल जाए तो वो इंसान किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल, लेकिन जो इंसान मार्केटिंग भी थोड़ी समझता है, ऑपरेशंस भी देख सकता है और क्लाइंट से भी बात कर सकता है, वो हमेशा कीमती रहता है। ये काफी व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अच्छा, इसके बाद चयन प्रक्रिया का वो हिस्सा आता है जिससे मुझे पर्सनल लेवल पे सबसे ज्यादा डर लगता था। मैं शायद समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। ग्रुप डिस्कशन। हाँ, ग्रुप डिस्कशन राउंड, जहां अक्सर एक ऐसा उम्मीदवार होता है जो किसी को बोलने ही नहीं देता, बस चिल्लाता रहता है। ओहो, वो लोग। किताब में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नॉइज पोल्यूटर। नॉइज पोल्यूटर मतलब शोर मचाने वाले। ये नाम एकदम परफेक्ट है ना? ये वो लोग हैं जो तर्क से नहीं बल्कि अपनी आवाज की ऊंचाई से जीतना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए? क्योंकि अगर हम भी चिल्लाने लगे तो कोई फर्क ही नहीं बचेगा। एकदम सही, उन पर चिल्लाना कोई समाधान नहीं है। इससे आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बजाय मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। मनोविज्ञान? वो कैसे काम करेगा इस शोर शराबे में? 2 तरीके हैं। पहला, सीधे तौर पर लेकिन बहुत विनम्रता से समय मांगे। लाइक उन्हें रोक कर बोलना? हाँ, उनकी आंखों में देखकर कहें, कृपया मुझे 10 सेकंड दें ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। अच्छा, इससे क्या होता है? ये अचानक उन्हें रक्षात्मक मुद्रा में ला देता है। वो सन्न रह जाते हैं। और दूसरा तरीका है अन्य उम्मीदवारों के साथ गुट बना लेना। गुट बनाना लाइक ग्रुप डिस्कशन के बीच में ही? हाँ, जब आप किसी और की बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है इन्होंने बहुत सही पॉइंट उठाया है, तो वो इंसान भी आपका साथ देने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, मानव स्वभाव के कारण देखते ही देखते पूरा ग्रुप एक तरफ हो जाता है और वो शोर मचाने वाला व्यक्ति अपने आप अलग थलग पड़ जाता है। Here's where it gets really interesting. चलिए मान लेते हैं कि आपने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, ट्रेलर हिट हो गया और जॉब मिल गई। बधाई हो। हाँ, लेकिन फिर आप पहले दिन अपनी नई नवेली डेस्क पर बैठते हैं और तब सामना होता है असली चुनौती से, ऑफिस की राजनीति। ओहो, सबसे खतरनाक हिस्सा। और यहाँ किताब में एक बहुत ही खास किरदार का जिक्र है जिसे समझे बिना आप इस जंगल में जिंदा नहीं रह सकते। द कॉर्पोरेट फेकू। हाँ, ये आधुनिक ऑफिस राजनीति का सबसे दिलचस्प और खतरनाक प्राणी है। तो ये कॉर्पोरेट फेकू असल में करता क्या है? कॉर्पोरेट फेकू वह बॉस या सहकर्मी होता है जो वास्तव में खुद कोई ठोस काम नहीं करता, लेकिन हवा में बातें करने और झूठी कहानियां बनाने में माहिर होता है। मतलब ये हमेशा दिखावा करेगा कि इसने कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना बना दी है। बिल्कुल, और सबसे बुरी बात यह है कि वो दूसरों की मेहनत का श्रेय बड़ी आसानी से ले लेता है। तो ये कॉर्पोरेट फेकू लाइक उस इंसान की तरह है जो कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट में एक भी प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बनाता। हाँ, कोई रिसर्च नहीं करता, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन के दिन सबसे महंगा सूट पहनकर सबसे आगे खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर की सारी तालियां खुद बटोर ले जाता है। एकदम सटीक एनालॉजी। लेकिन ऑफिस में इंसान एक कदम और आगे चला जाता है। और वो क्या है? ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का इस्तेमाल करके अपनी टीम को कंट्रोल करता है। विद स्टॉकहोम सिंड्रोम मतलब जहाँ पर मुझे पता है ये तो बंधक बनाने वालों और बंधकों के बीच होता है ना? हाँ, वही वाला। क्या कॉर्पोरेट में एम्प्लॉइज अपने ही टॉक्सिक बॉस से हमदर्दी रखने लगते हैं
ये कैसे संभव है? ये बहुत ही चालाकी से किया गया मनोवैज्ञानिक खेल है। होता ये है कि ये बॉस पहले अपनी टीम को जलील करेगा, उन पर काम का अमानवीय दबाव बनाएगा, बिल्कुल। उन्हें ये महसूस कराएगा कि वे किसी काम के नहीं हैं। टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। फिर क्या होता है? फिर महीनों के इस मानसिक अत्याचार के बाद वो बॉस अचानक किसी दिन एक छोटी सी तारीफ कर देगा, लाइक तुमने ये रिपोर्ट अच्छी बनाई, बस। अच्छा, और वो थका हुआ कर्मचारी उसी तारीफ को सच मान लेता है? हाँ, उसे लगने लगता है कि बॉस असल में बुरा नहीं है, बस उस पर बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए वो गुस्सा करता है। ओह माय गॉड, मतलब कर्मचारी अनजाने में अपने ही शोषक का वफादार बन जाता है। यही कॉर्पोरेट का स्टॉकहोम सिंड्रोम है। ये तो सच में बहुत ही डरावना और दिमागी तौर पर तोड़ देने वाला खेल है। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर ये फेकू बॉस इतने ही खराब होते हैं, इनका काम इतना खोखला होता है, तो उच्च प्रबंधन या सीनियर मैनेजमेंट इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल फेंकता? वे इन लोगों को इतना पसंद क्यों करते हैं? ये सवाल हर मेहनती कर्मचारी के मन में आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उच्च प्रबंधन के पास हर छोटे काम को गहराई से देखने का समय नहीं होता। मतलब वे सिर्फ बड़ी तस्वीर देखते हैं। बिल्कुल। और फेकू बॉस ऊपर वालों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और आशावादी तस्वीर पेश करने में माहिर होते हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं जो मैनेजमेंट को सुनना पसंद है। एकदम सही। इसके अलावा हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे दिखावे वाले लोगों को पनपने का मौका देती हैं, जैसे फेस टाइम की आदत। फेस टाइम, इसका मतलब वो एप्पल वाले फेस टाइम से तो नहीं होगा? नहीं। तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए ऑफिस में बैठे रहने को कहते हैं? जी हाँ, सिर्फ इसलिए देर रात तक ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहना ताकि बॉस को लगे कि आप बहुत मेहनती हैं। भले ही आप अपनी स्क्रीन पर छुपकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प आदत है जिसका जिक्र स्रोत में है, MS धोनी की तरह आखिरी मिनट पर काम खत्म करने की आदत। MS धोनी, लाइक आखिरी ओवर में छक्का मारने वाली बात? हाँ, हमारे कल्चर में चीजों को एकदम अंतिम डेडलाइन तक खींचने और फिर रात भर जागकर आखिरी पल में काम पूरा करने की एक अजीब सी दीवानगी है। इससे तो सिर्फ फालतू का पैनिक और तनाव पैदा होता है। लेकिन इसे एक हीरोइक काम माना जाता है। जो इंसान शांति से समय पर काम पूरा कर लेता है उसे अक्सर उबाऊ मान लिया जाता है, और जो आखिरी मिनट पर भागदौड़ करता है उसे तारणहार समझा जाता है। और फेकू लोग इस कला में बहुत माहिर होते हैं। ये तो मतलब हर दूसरे ऑफिस की कहानी लगती है, लेकिन किताब में ये भी बताया गया है कि इन फेकू लोगों और उबाऊ मीटिंग्स के बीच खुद को स्मार्ट कैसे दिखाया जाए। हाँ, वो हिस्से बहुत ही व्यंग्यात्मक है। मुझे वो हैक्स बहुत ही मजेदार लगे, लाइक जब आपको असल में विषय के बारे में कुछ ना पता हो। वो रोजमर्रा की कॉर्पोरेट जिंदगी पर एकदम सटीक बैठते हैं, जब आप किसी लंबी मीटिंग में फंसे हों जहां सब अपनी अपनी हाँक रहे हों। और आपके पास कहने को कुछ असली इनपुट ना हो। तो आप मानव मनोविज्ञान से जुड़े कुछ तरकीबें लगा सकते हैं, जैसे अचानक उठकर व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएं और 2 गोले बनाकर एक वेन डायग्राम बना दें। वेन डायग्राम मतलब सिर्फ 2 गोलों को एक दूसरे के ऊपर बना देना? हाँ, और फिर थोड़ा सोचकर सिर हिलाएं, भले ही उन गोलों का कोई मतलब ना हो। क्या बात कर रहे हैं? इससे लोग स्मार्ट समझेंगे? बिल्कुल। ये हरकतों से जुड़ा एक ऐसा विजुअल है जो तुरंत आपको कमरे में मौजूद बाकी लोगों की नजरों में एक विजनरी लीडर की तरह स्थापित कर देता है। अरे वाह, और क्या तरीके हैं? या फिर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे गहरी सांस लेकर कहें, क्या हम सच में एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देख रहे हैं? हाँ, बड़ी तस्वीर, ये तो कॉर्पोरेट का सबसे पसंदीदा शब्द है। इसके अलावा मीटिंग के लॉजिस्टिक्स को संभाल लेना भी एक बड़ा हैक है। लॉजिस्टिक्स, लाइक एसी का तापमान कम करना। हाँ, अगर आप देखते हैं कि लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं तो उठकर एसी एडजस्ट कर दें या चाय कॉफी का मैनेजमेंट देख लें। अच्छा, तो लोग अनजाने में ही आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर मानने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनकी एक तुरंत की परेशानी हल कर दी, भले ही वो मीटिंग के एजेंडे से जुड़ी ना हो। बिना काम किए नंबर बनाने का अचूक तरीका। लेकिन चलिए मान लीजिए स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो जाए। मतलब? लाइक आप किसी ऐसे ही खराब बॉस के चुंगल में फंस गए हैं और आपको उसके प्रोजेक्ट से पीछा छुड़ाना है, तो क्या किया जाए? किताब में जो बहानों का जिक्र है वो सच में किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसे लगते हैं। हाँ, वो नामीबिया वाला किस्सा। राहुल संपत की कहानी, उसे नामीबिया बॉर्डर के एक बहुत ही दूर दराज और मुश्किल प्रोजेक्ट पे भेज दिया गया था, और वो किसी भी तरह वहां से वापस आना चाहता था ना? हाँ, लेकिन उसका बॉस किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि राहुल काम अच्छा कर रहा था। तो राहुल ने क्या किया? उसने शुरुआत में सामान्य बहाने बनाए, मेडिकल बहाने दिए,
एलर्जी होने का दावा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बॉस हर बार कोई ना कोई समाधान निकालकर उसे वहीं रोक लेता। बिल्कुल। जब सीधे रास्ते काम नहीं आए तो उसने वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। और वो ब्रह्मास्त्र क्या था? उसने एक अजीबोगरीब, अत्यंत संवेदनशील और पूरी तरह से झूठा बहाना बनाया। उसने बॉस से कहा कि उसकी पत्नी नामीबिया में ही गर्भवती हो गई है। माय गॉड! हाँ, और कहा कि उसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत उसके पास रहना है। अब ये एक ऐसा व्यक्तिगत और भावुक बहाना था जिस पर कोई भी बॉस सवाल नहीं उठा सकता था। बिल्कुल, वो कोई मेडिकल रिपोर्ट तो मांग नहीं सकता था। बॉस को हथियार डालने ही पड़े और उसे वापस जाने देना पड़ा। ये किस्सा दिखाता है कि जब सिस्टम आपके खिलाफ हो तो बचने के लिए आपको उसी के खेल में उससे बड़ा खिलाड़ी बनना पड़ता है। एकदम सही। रचनात्मकता सिर्फ काम में ही नहीं, बचने में भी चाहिए होती है। सच में इंसान सर्वाइव करने के लिए कितना क्रिएटिव हो सकता है। अब तक हमने देखा कि इंसानी बॉस और उनकी इस राजनीति से निपटना तो व्यंग और चालाकी से सीखा जा सकता है। लेकिन आगे की चुनौती इससे भी बड़ी है। हाँ, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इंसान की चालाकियों से निपटना मुश्किल है तो तब क्या होगा जब सामने वाला कोई इंसान हो ही ना? मतलब जब बॉस एक मशीन बन जाए? बिल्कुल। जब आपका मूल्यांकन करने वाला कोई फेकू इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम बन जाए। ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। स्रोतों में भविष्य के ऑफिस का एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा खौफनाक चित्रण किया गया है। हाँ, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉट्स सिर्फ मदद नहीं करेंगे बल्कि हमारी पूरी दिनचर्या को कंट्रोल करेंगे। वहाँ महक नाम की एक भविष्य की FMCG ब्रांड मैनेजर का जो उदाहरण दिया गया है वो कमाल का है। हाँ, वो पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। उसकी सुबह की शुरुआत किसी साधारण अलार्म घड़ी से नहीं होती। उसका स्मार्ट रिस्टबैंड उसकी नींद की गहराई को ट्रैक करता है और खुद तय करता है कि अलार्म कब बजना चाहिए, ताकि वो सबसे ज्यादा फ्रेश उठे। और उसका फ्रिज, वो भी आम फ्रिज नहीं है, स्मार्ट फ्रिज जो सिर्फ महक के चेहरे को स्कैन करके फेस आईडी से ही खुलता है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि कोई नौकर या रूममेट उसका महंगा डाइट वाला खाना न चुरा सके। और बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वियरेबल शर्ट की कल्पना की गई है। एक ऐसी शर्ट जो कभी सिकुड़ती नहीं है और एक ऐप के जरिए अपना रंग बदल सकती है। इससे आज क्या पहनूं वाला तनाव हमेशा के लिए खत्म। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यहाँ तक तो सब काफी सुविधाजनक लगता है, लेकिन जब बात ऑफिस की आती है तो सीन बदल जाता है। बिल्कुल। रिक्रूटमेंट यानी इंटरव्यू लेने का तरीका ही अब रोबोट्स के हवाले है। मतलब महक को खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यू नहीं लेने पड़ते? नहीं, उसका अपना एक इंटरव्यूइंग बॉट है। बॉट कैमरे के जरिए उम्मीदवार की आंखों की हलचल और आवाज के उतार चढ़ाव को मापता है। और सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार महक के पास आते हैं। लेकिन इंसान भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। यहाँ किताब में एक और व्यंग्यात्मक घटना का जिक्र है। वो हैकर वाली घटना। हाँ, एक हैकर ने ये समझ लिया कि बॉट किन पैटर्न पर सवाल पूछता है। उसने अपने तोते को वो कोड क्रैक करना सिखा दिया। क्या बात कर रहे, एक तोते को? सच में, तोते को रटे रटाए जवाब देना सिखा दिया और वो तोता AI बॉट का इंटरव्यू पास करते हुए आखिरी राउंड तक पहुंच गया। मतलब एक तोता मशीन को बेवकूफ बना रहा है। ये वाकई कमाल का किस्सा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ऑफिस के अंदर आंधी का स्तर है। हाँ, महक अपने खुद के बॉट से पूछती है कि उसके बॉस का मूड कैसा है और बॉट बॉस के चेहरे के भाव देखकर उसका मूड बता देता है। और कंपनी महक का सिर्फ काम ही ट्रैक नहीं कर रही है, उसका डिप्रेशन इंडेक्स, पोस्चर इंडेक्स, मतलब कुर्सी पर वो कितनी झुकी है, यहाँ तक कि उसका हेयरलाइन इंडेक्स तक क्रैक किया जा रहा है कि कहीं काम के तनाव से उसके बाल तो नहीं झड़ रहे। मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर हर जगह कैमरे लगे हैं और एक रोबोट हमारी मानसिक स्थिति को डेटा पॉइंट की तरह माप रहा है तो क्या होगा? तो क्या इस कॉर्पोरेट दुनिया से इंसानी सहानुभूति पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये मुझे किसी डरावनी विज्ञान कथा वाली दुनिया का ट्रेलर लग रहा है। What's fascinating here is, तकनीक एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसके फायदे बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, काम आसान हो जाता है। ये एक्सपेंस रिपोर्ट फाइल करने और भारी भरकम डेटा का विश्लेषण करने जैसे उबाऊ कामों को मिनटों में कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ है हाइपर सर्वेलेंस, यानी हद से ज्यादा निगरानी वाला माहौल। जब आपके बालों के झड़ने को भी कंपनी के सर्वर पर डेटा माना जाने लगे तो इंसान एक कर्मचारी कम और मशीन का एक पुर्जा ज्यादा लगने लगता है। बिल्कुल। निष्ठा और काम की दक्षता के बीच आखिर रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? और शायद यही कारण है कि आज की पीढ़ी को इन सब पर अभी से चर्चा करने की जरूरत है। एकदम सही।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें, हमने कॉर्पोरेट दुनिया के कई चेहरों को डिकोड किया। हमने शुरुआत की इस बात से कि कैसे एक शानदार एक पेज का रिज्यूमे तैयार किया जाए जो एचआर के उस 45 सेकंड के ध्यान को खींच सके। उसके बाद हमने समझा कि मीटिंग्स में बिना कुछ जाने भी कैसे स्मार्ट दिखा जा सकता है, वेन डायग्राम्स और भारी शब्दों के जरिए, और खतरनाक फेकू बॉस से कैसे निपटना है, लाइक राहुल संपत के उस नामीबिया वाले किस्से जैसे, स्मार्ट बहानों के जरिए। और आखिर में हमने उस भविष्य की झलक देखी जो पूरी तरह से तकनीक और बॉट से संचालित होगा। इन अलिखित कॉर्पोरेट नियमों और चालों को समझना आज हर पेशेवर के लिए बेहद जरूरी है। यह ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, यह असल में आपके लिए एक ढाल और एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपको कॉर्पोरेट तनाव को एक रणनीतिक ताकत में बदलने में मदद करता है। जब आप इस सिस्टम के असली नियम समझ जाते हैं तो आप इसे अपने फायदे के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। एकदम सही बात कही आपने। तो याद है शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी? हाँ, जो कॉर्पोरेट दुनिया में काम नहीं करती। आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हमारे पास एक MRI मशीन आ गई है। व्यंग, रणनीति और दूरदर्शिता की मशीन जो इस धुंधले पानी के आर पार देख सकती है। बहुत ही उम्दा विचार है ये। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में सारा डेटा एनालिसिस, इंटरव्यू और तकनीकी काम AI और बॉट्स ही करने लगेंगे तो क्या होगा? हम इंसानों के पास क्या बचेगा? हाँ, क्या भविष्य में इंसानों के लिए सबसे जरूरी कौशल वही बन जाएगा जो आज का कॉर्पोरेट फेकू करता है? मतलब कहानी बुनना। बिल्कुल, डेटा के ऊपर एक बेहतरीन कहानी बुनना और मानव मनोविज्ञान से खेलना। क्या मशीनें काम करेंगी और इंसान सिर्फ कहानियां सुनाएंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले